Okay, so today we will take revision on Unit 2, Unit 3, Unit 4. So the first topic is decision making and branching. So what are decision making statements? Yes. What are decision making statements? Anyone? Ma'am, decision making statements are like when you want to check some condition, when we Correct. use decision making. For example, like Okay. if statement, else if statement, nested if switch. These all are the examples of decision making statements. Okay. So there are basically there are two types of decision making statement. First is branching and second one is looping. In that we check the condition. If the condition is true, then as per the condition statement is executed. If the condition is false, then false statement executed. Okay. So first we will take decision making and branching statement. In this four types of statements are there: simple if then else, sorry, if else, nested if और switch statement. In simple if what happens, simple if में एक condition check होता है if the condition is true. Okay, first one, if the condition is true, you can see the chart here. If the condition is true, then statement inside the if block will get executed. If the condition is false, cursor will go outside the if block. If there is any statement, that will get executed. If there is no statement, it will come out of the block. ठीक है. सिंपल वे में क्या होता है, एक कंडीशन चेक होगी सिंपल इफ में. देर इज वन कंडीशन विथ इफ ब्लॉक. अगर वो कंडीशन ट्रू होता है तो उस इफ ब्लॉक के अंदर आपने जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है प्रिंट करने के लिए या एग्जीक्यूट करने के लिए, वो एग्जीक्यूट होगा. अगर कंडीशन फॉल्स है तो इट विल गो आउट ऑफ द इफ ब्लॉक, और इफ ब्लॉक के बाहर अगर आपने कोई स्टेटमेंट दी हुई है, दैट विल गेट एग्जीक्यूटेड. नहीं तो सीधा इट विल कम आउट ऑफ द ब्लॉक. ये होता है सिंपल इफ. ठीक है. नाउ नेस्टेड इफ में होता है, सॉरी, दिस इज एन एग्जांपल. इफ कंडीशन है, ठीक है, उसमें कंडीशन चेक हो रही है, एक्स की वैल्यू 10 असाइन की है, कंडीशन चेक हो रही है एक्स इज लेस देन 20. कंडीशन ट्रू है क्या? यस, इट इज ट्रू बिकॉज एक्स इज 10 एंड एक्स इज लेस देन 20. कंडीशन ट्रू. तो इनसाइड जो स्टेटमेंट है, कौन सी स्टेटमेंट है, दिस इज इफ स्टेटमेंट, वो प्रिंट होगा. अगर मैं यहाँ पे 5 देती तो कंडीशन क्या होता, फॉल्स हो जाता है. इट विल ये क्या होगा, फॉल्स होने के बाद इट विल कम आउट ऑफ दिस इफ ब्लॉक. ये इफ ब्लॉक के अंदर क्या वाली कौन सी स्टेटमेंट हम लोगों ने प्रिंट कराई है, यू आर नाउ आउटसाइड इफ ब्लॉक, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी. तो एज पर द कंडीशन स्टेटमेंट विल गेट एग्जीक्यूटेड. नेक्स्ट होता है इफ एल्स. हियर two blocks are there, one is if block and second is else block. If the condition is true, then if block statement will get executed. You can see in the diagram, condition है, कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. ठीक है. हियर अगेन एक्स की वैल्यू 30 ली है, कंडीशन चेक हो रहा है एक्स इज लेस देन 20, बट कंडीशन यहाँ पे क्या है, फॉल्स है, एक्स 30 है, इट इज नॉट लेस देन 20. तो ये इफ ब्लॉक में नहीं जाएगा, ये कहाँ जाएगा, एल्स ब्लॉक में. जैसे मैंने आपको डेफिनेशन में बताया, इफ द कंडीशन इज ट्रू देन इफ ब्लॉक विल गेट एग्जीक्यूटेड. इफ द कंडीशन इज फॉल्स देन कर्सर विल गो टू एल्स ब्लॉक. एल्स ब्लॉक में क्या स्टेटमेंट दिया है, दिस इज एल्स स्टेटमेंट, वो प्रिंट होगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट आता है नेस्टेड इफ. नेस्टेड इफ में क्या होता है, मल्टीपल कंडीशन. इफ आई वांट टू चेक मल्टीपल कंडीशंस इन वन प्रोग्राम, एक ही प्रोग्राम में मुझे मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक इफ कंडीशन रहेगा. इफ द कंडीशन इज ट्रू देन कर्सर विल गो टू द अनदर इफ कंडीशन. अगर कंडीशन फॉल्स है तो कर्सर विल गो टू द एल्स वाले में जो आपने नए इफ कंडीशन दिया है, इट विल गो देयर. ठीक है. तो नेस्टेड, इसको नेस्टेड इफ भी बोलते हैं बिकॉज एक इफ कंडीशन इफ एल्स ब्लॉक के अंदर मल्टीपल इफ एल्स ब्लॉक अवेलेबल है. ठीक है. तो यू कैन सी इन द डायग्राम, कंडीशन है, कंडीशन ट्रू है तो सेकंड कंडीशन पे जा रहा है, जो ट्रू ब्लॉक में जो आपने कंडीशन दी वहां जा रहा है कर्सर. कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स ब्लॉक वाली कंडीशन पे जा रहा है. एज पर द कंडीशन, इफ द कंडीशन इज ट्रू दैट दिस ट्रू स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूटेड. इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स देन फॉल्स स्टेटमेंट विल गेट एग्जीक्यूटेड. ठीक है. तो दिस इज एन नेस्टेड इफ ब्लॉक. नाउ स्विच केस. स्विच केस में क्या होता है, हियर वेरिएबल, एक वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हो. अ स्विच स्टेटमेंट अलाउज अ वेरिएबल टू बी टेस्टेड फॉर इक्वलिटी अगेंस्ट अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज. मतलब एक वेरिएबल का आप केस बना देते हो, स्विच को केस, एंड उसके अगेंस्ट कुछ लिस्ट ऑफ वैल्यूज देते हो.
तो वो वेरिएबल का इक्वलिटी चेक करता है अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ वैल्यूज, जिसके साथ वो इक्वलिटी मतलब जिसके साथ वो वैल्यू मैच हुआ, दैट स्टेटमेंट विल गेट एग्जीक्यूटेड एंड इट विल ब्रेक द प्रोग्राम, इट विल कम आउट ऑफ द लूप। ठीक है। स्विच स्टेटमेंट में क्या होगा, इफ एल्स में क्या होगा, नेस्टेड इफ एल्स में क्या होगा, कंडीशन चेक होगी, इफ एल्स में क्या होगा, कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है तो वो बाकी सारे ब्लॉक एग्जीक्यूट होंगे एज पर द कंडीशन। यहाँ पे जो जहाँ पे भी केस मैच हो गया, ठीक है, इक्वालिटी मैच होगी, उस पर्टिकुलर केस का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, इट विल ब्रेक द प्रोग्राम, इट विल डायरेक्टली कम आउट ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है। तो जैसे मुझे चेक करना है, मैंने एक अल्फाबेट दिया, फॉर एग्जांपल ए ई आई ओ यू, आई वी नो इट इज वोवेल। ठीक है। अदर देन दैट कोई अल्फाबेट एंटर करता है तो इट शुड गिव मैसेज दैट इट इज नॉट वोवेल, इट इज कंसोनेंट। तो आप क्या करोगे, हमें इक्वलिटी किसके साथ मैच करनी है, ए ई आई ओ यू, क्योंकि 5 वोवेल्स ही रहते हैं। तो हम लोग केस ई, केस ओ, केस आई, केस ओ यू ये बनाएंगे, केस ए ई, ठीक है, केस ए, केस ई, केस आई, केस ओ, केस यू। अगर ये वाले फॉर और एक वेरिएबल में वैल्यू प्रिंट कराएंगे यूजर से, इफ यूजर प्रिंट ए, ठीक है, तो इट विल गो टू द केस ए, इफ यूजर प्रिंट ई इट विल गो टू द केस ई। अगर अदर देन दैट इफ यूजर प्रिंट जेड, तो कोई भी केस उसको नहीं मिलेगा, तो इट विल गो टू केस एल्स। तो इस वे में हम लोग क्या करेंगे, हमारा केस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। सो दिस इज एन switch cases. It checks the variable equality with the against the multiple statement, where the statement matches या equality matches, that statement will get executed and it will come out of the block. ठीक है। so these are all about branching statement. ठीक है। decision making statement में there are two types of statements, one is branching, second is looping. तो ये हम लोगों ने ब्रांचिंग स्टेटमेंट देखा, उसमें 4 स्टेटमेंट्स आते हैं, सिंपल इफ देन इफ एल्स, नेस्टेड इफ एंड स्विच स्टेटमेंट। ठीक है। नाउ ब्रांचिंग में क्या आएगा, क्वेश्चंस कौन कौन से आते हैं, व्हाट इज इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, व्हाट इज स्विच स्टेटमेंट। ठीक है। राइट अ नोट ऑन ये, दिस टाइप ऑल दिस क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग। नाउ नेक्स्ट आता है डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, लूपिंग इज नथिंग बट अ स्टेटमेंट विच एग्जीक्यूट्स रिपीटेडली अंटिल द कंडीशन इज ट्रू। ठीक है। जब तक हम लोगों ने कंडीशन जो दिया है वो ट्रू है, तो इनसाइड दैट ब्लॉक दैट कंडीशन विल गेट एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली अंटिल द कंडीशन इज ट्रू। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा, ये इट विल कम आउट ऑफ द ब्लॉक। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लूप, while loop, do while loop, for next loop। ठीक है। अदर देन दैट वन मोर लूप इज देयर, दैट इज फॉर ईच लूप। ठीक है। ये सारे लूप हम लोगों ने C++ में अभी तक की सारी लैंग्वेजेस में पढ़ा है। देयर इज वन मोर लूप दैट इज कॉल्ड फॉर ईच लूप। फॉर लूपिंग में क्या होगा, सेम स्टेटमेंट, सेम वर्किंग होगा कि रिपीटेडली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी एज पर द कंडीशन। अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो इट विल कम आउट ऑफ द लूप, बट कब तक, जब तक कंडीशन ट्रू है। तो सारे लूप सेम वर्क करते हैं, बट द वे ऑफ राइटिंग ऑफ एवरी लूप इज डिफरेंट। ठीक है। सिंटेक्स इज डिफरेंट। ओके। जैसे वाइल लूप में क्या होगा, कंडीशन चेक होगी सबसे पहले, कंडीशन ट्रू है तो ट्रू, दैट इफ कंडीशन इज ट्रू दैट दिस ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, देन इंक्रीमेंट होगा। ठीक है। तो व्हाट इज द सिंटेक्स, फर्स्ट वाइल स्टेट कीवर्ड है, देन इनसाइड ब्रैकेट दैट कंडीशन इज देयर, if the condition is true then that statement will get execute and increment will be done। ठीक है। उसके बाद आपका क्या होगा, जैसे कंडीशन फॉल्स होगी, इट विल कम आउट ऑफ द ब्लॉक। ठीक है। और उसके बाद इफ यू हैव गिवन एनी स्टेटमेंट दैट विल गेट एग्जीक्यूटेड, या फिर सीधा बाहर आ जाएगा। नाउ यू कैन सी एक्स का वैल्यू 10 दिया है, कंडीशन चेक हुआ है, कंडीशन ट्रू है, तो इस एक्स की वैल्यू प्रिंट हो रही है, एक्स इज लेस देन 20, और एक्स का इंक्रीमेंट हो रहा है। नाउ 10 से 11 हो गया, 11 एंड अगेन लेस देन 20। कब तक, जब तक ये 20 नहीं हो जाता। ठीक है। जैसे ही 20 हुआ तो 20 इज नॉट लेस देन 20, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इट विल कम आउट ऑफ द लूप एंड दिस विल प्रिंट दिस स्टेटमेंट। ठीक है ना। सारे लूप्स का वर्किंग एक ही होता है, ओनली द वे ऑफ राइटिंग द सिंटेक्स इज डिफरेंट। ठीक है। वाइल लूप का क्या सिंटेक्स होता है, वाइल पहले वेरिएबल असाइनमेंट, देन वाइल कंडीशन, then as per the condition is true, then if the condition is true then statement will get executed, then increment will be done। ठीक है। if the condition is false then it will come out of the while block। okay। now do while में क्या होगा, do कीवर्ड पहले होगा, देन while कंडीशन होगी। ठीक है। देन उसके बाद एज पर द कंडीशन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा।
ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे डू वाइल, वाइल और डू वाइल में क्या डिफरेंस है, वाइल इज एन एंट्री कंट्रोल लूप, ठीक है, डू वाइल इज ए एग्जिट कंट्रोल लूप। वाइल में क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन चेक होगी एंड एज पर द कंडीशन स्टेटमेंट विल गेट एग्जीक्यूटेड। बट डू वाइल में क्या होगा, एक बार तो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, उसके बाद लास्ट में कंडीशन चेक होगा, ठीक है, एंड एज पर द कंडीशन देन स्टेटमेंट विल गेट एग्जीक्यूटेड, या फिर अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो इट विल कम आउट ऑफ द लूप। तो वंस इट विल एग्जीक्यूट स्टेटमेंट एटलीस्ट वंस यहाँ पे इन डू वाइल लूप, ओके। और यहाँ पे लास्ट में कंडीशन चेक होता है तो इट एंड्स विद सेमीकोलन, वाइल एंड नहीं होता है सेमीकोलन से, बट इट एंड्स विद सेमीकोलन, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल लूप। अगेन आई का वैल्यू 10 लिया है, डू में देखो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई, क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, आई का वैल्यू प्रिंट हो गया। आफ्टर दैट आई का डिक्रीमेंट हुआ, आई विल बिकम 9, देन अब कंडीशन चेक होगा, 9 इज ग्रेटर देन 1, कंडीशन ट्रू, अगेन जाएगा, अगेन आई का वैल्यू प्रिंट करेगा, देन डिक्रीमेंट होगा, इट विल बिकम 8, 7, लाइक वाइज डिक्रीमेंट होगा, कब तक, जब तक 1 नहीं हो जाता, जैसे ही 1 होगा इट विल कम आउट ऑफ द लूप, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एग्जिट कंट्रोल लूप, लास्ट में कंडीशन चेक हो रहा है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस, जैसे मैंने आपको बताया, इट इज एन एंट्री कंट्रोल, इट इज एन एग्जिट कंट्रोल, ठीक है। यहाँ पे पहले कंडीशन इवेल्यूट होता है, एज पर द कंडीशन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, यहाँ पे कंडीशन लास्ट में इवेल्यूट होता है और एक बार तो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। नाउ फॉर लूप, फॉर लूप का में क्या होता है सिंटेक्स, एक ही स्टेटमेंट में आप क्या देते हो, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ठीक है, इन वन स्टेटमेंट। फॉर कीवर्ड इज यूज, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, फॉर एग्जांपल आई इक्वल 1, ये मैंने आई का इनिशियलाइज किया एज 1 से, कंडीशन चेक होगी, आई इज लेस देन इक्वल 10, कंडीशन ट्रू हुआ तो इनकी वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, देन इंक्रीमेंट होगा ना, आई का इंक्रीमेंट होगा, आई विल बिकम 2, देन अगेन कंडीशन चेक होगा, स्टेटमेंट कब तक, जब तक आई 11 नहीं हो जाता, क्योंकि मैंने कंडीशन में लेस देन इक्वल दिया है, तो इक्वल रहा तो भी एग्जीक्यूट होगा, जैसे ही 11 हुआ इट विल कम आउट ऑफ द लूप। यहाँ पे यू कैन चेक स्टार्ट इनिशियलाइजेशन, कंडीशन ट्रू है तो ट्रू पार्ट विल गेट एग्जीक्यूटेड, देन आपका इंक्रीमेंट होगा, देन ये कंटिन्यूसली चलेगा, जैसे ही फॉल्स होगा इट विल कम आउट ऑफ द लूप, ठीक है। सो दिस वाज फॉर लूप। नाउ नेस्टेड फॉर लूप, लूप इनसाइड लूप, फॉर लूप इनसाइड लूप, इनर लूप और आउटर लूप रहता है, जैसे हम लोगों ने पिरामिड के लिए देखा था, ठीक है। पिरामिड का मैंने पूरा वर्किंग आपको बताया था, कैसे इटीरेशन के साथ वर्क होता है, ठीक है। एक बार आप ये गो थ्रू करना पीपीटी से, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को इटीरेशन समझाया है कि कैसे ये वर्क करता है। अगर नेस्टेड लूप है तो दो लूप रहेंगे, आई लूप एंड जे लूप, ठीक है। वन इज इनर लूप, वन इज फॉर रो, सेकेंड इज फॉर कॉलम, एंड कैसे वर्किंग होता है यहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेन ऑलरेडी किया था आप लोगों को। देन आपका आता है फॉर ईच लूप, फॉर ईच लूप क्या होता है, इट एग्जीक्यूट्स, या फिर आप इसको इट एग्जीक्यूट्स ईच एंड एवरी एलिमेंट इन अ कलेक्शन, ठीक है। जैसे एरे लिया, एरे लिस्ट लिया, तो इसके लिए क्या होता है, जितना भी उस पर्टिकुलर एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस डेटा एलिमेंट, एज यू ऑल नो, एरे लिस्ट इज अ सेम, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे इट इज इन रन टाइम एरे, तो उस कलेक्शन में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, तो फॉर ईच लूप विल एक्सेस ईच एंड एवरी एलिमेंट, ठीक है। हियर वी नो नीड टू गिव एनी रेंज, हम लोग जनरली लूप्स में क्या करते हैं, हम लोग रेंज देते हैं, या कंडीशन में हम लोग रेंज देते हैं कि 1 से स्टार्ट होगा 10 तक चेक करेगा, जैसे 11 होगा, नहीं, यहाँ पे यू हैव टू जस्ट राइट द स्टेटमेंट, एंड क्या होगा, इनसाइड दैट पर्टिकुलर कलेक्शन जितने भी एलिमेंट्स होंगे, ईच एंड एवरी एलिमेंट इट विल एक्सेस। फॉर ईच लूप इज यूज टू ट्रांसवर्स एरे और कलेक्शन इन सी शार्प, ठीक है। इट इज यूज टू एक्सेस ईच एलिमेंट इनसाइड द कलेक्शन, जैसे मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। इट वर्क्स ऑन एलिमेंट्स नॉट ऑन द इंडेक्स, जनरली हम लोग लूप्स में इंडेक्स यूज करते हैं 1 to 10, यहाँ पे एलिमेंट्स पे वर्क करता है, वॉट एवर एलिमेंट्स आर देयर इनसाइड द लूप, इट ईच एंड एवरी एलिमेंट विल गेट एग्जीक्यूटेड, ठीक है। व्हाट इज द सिंटेक्स फॉर ईच लूप, एलिमेंट इन इटरेबल आइटम, मतलब फॉर एग्जांपल आपके एलिमेंट्स है ए वेरिएबल में, ठीक है, तो आपको एक न्यू वेरिएबल देना पड़ेगा आई इन ए, तो ए के जितने भी एलिमेंट है वो 1 by 1 एक्सेस होंगे और आई में आएंगे, एंड सिंपली हम यहाँ पे आई को प्रिंट कराते हैं। एग्जाम्पल में आपको दिखाती हूँ इसका, एरे है, एरे में कितने एलिमेंट्स डाले मैंने, 1 2 3 4 5, ठीक ठीक है, तो 5 साइज का एरे है। अब मैंने एक न्यू वेरिएबल लिया फॉर ईच लूप में इंट आई, ठीक है, एरे का नाम क्या है, ए आर आर, ठीक है। तो इंट, व्हाट इज द सिंटेक्स, फॉर ईच
न्यू वेरिएबल दैट इज इंट आई इन ARR। तो ARR में जितने भी एलिमेंट है वन बाय वन एक्सेस होगा, आई में पुट होगा एंड आई को हम प्रिंट करा रहे हैं। तो सबसे पहले आई 12 का सॉरी ARR में सब फर्स्ट एलिमेंट है 12, ठीक है, ये एक्सेस होगा आई में असाइन होगा एंड आई प्रिंट होगा, दैट इज 12 प्रिंट हो गया। देन 23, देन 44, कब तक, अप टू लास्ट एलिमेंट। जैसे उसको लास्ट एलिमेंट मिलेगा उसके बाद इट विल कम आउट ऑफ द लूप, ठीक है। तो इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द इंडेक्स, इट इज डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट्स इनसाइड द कलेक्शन। चाहे फिर आप एरे लो या फिर एरे लिस्ट लो, ठीक है। फॉर दिस ईच एंड एवरी एलिमेंट यू कैन एक्सेस। नाउ नेस्टेड लूप, अगेन लूप्स इनसाइड द लूप्स। देन उसके बाद आपका आता है इनफाइनाइट लूप। अगर आपने कोई कंडीशन दी जो प्रॉपर नहीं दी तो लूप विल गो टू द इनफाइनाइट लूप। लाइक यहाँ पे आप देखो, फॉर अगर आप यहाँ पे दे रहे हो फॉर, सिर्फ कोलन दिया ना, आपने इंक्रीमेंट किया है ना कोई कंडीशन डाली है ना ही असाइनमेंट किया है, ठीक है। तो आप सिर्फ यहाँ पे कोलन देते हो और तो दिस विल वर्क, बट योर लूप विल गो टू द इनफाइनाइट, ये कंटिन्यूअसली प्रिंट होगा क्योंकि आपने कोई कंडीशन नहीं दिया। नेक्स्ट फोर में आप देखो, आई का हम लोगों ने क्या किया है, इनिशियलाइजेशन किया है और आई का मैं इंक्रीमेंट करते जा रही हूँ। बट हमने कंडीशन क्यों देते हैं कि एक पर्टिकुलर स्पॉट पे जहाँ पे कंडीशन फॉल्स हुई इट विल कम आउट ऑफ द लूप, तो रुकना चाहिए, ठीक है, ब्रेक होना चाहिए। बट ये ब्रेक यहाँ पे कंडीशन ही नहीं है तो इट विल कंटिन्यूअसली, इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट होने के बाद ये कंटिन्यूअसली प्रिंट होता जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ लूप्स आर नोन एज इनफाइनाइट लूप। अ लूप बिकम्स इनफाइनाइट लूप if the Ma'am, condition never becomes false. Yes, ma'am, can you please explain that once more? yes. Infinite loop is. See, yes, infinite loop means, for example, if you have हम लोग loop, why we use loop, we check the particular condition, for example I equal 1 एक till particular point, means हम लोगों ने यहाँ पे एक condition दिया I less than 10, तो loop कब तक चलेगा, जब तक condition false नहीं होती, right? बट हमने यहाँ पे condition ही नहीं दिया, I have initialized I equal 1, condition I have not given, I have put it semicolon and increment कर रही हूँ, कोई condition ही नहीं है तो loop कहीं पे stop ही नहीं हो रहा है, तो stop नहीं हो रहा है, condition कहीं पे false हो ही नहीं रही है, every time condition is true, तो continuously it will print. So that loop is known as infinite loop because there is no stoppage of this loop. Understood? Yes, ma'am. ओके, हियर सी, मैंने यहाँ पे क्या किया, आई हैव गिवन द इनिशियलाइजेशन, देन देर इज नो कंडीशन, आई एम जस्ट इंक्रीमेंटिंग, तो इट विल कंटिन्यूअसली प्रिंट बिकॉज देर इज कंडीशन ही नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स कब होगी एंड व्हेन इट विल कम आउट ऑफ द लूप। यस, Ma'am, then why you have given there semicolon twice? बिकॉज इट इज अ The सिंटैक्स, बिकॉज syntax? Okay. हाँ, C plus plus, sorry, C sharp is totally case sensitive, you have to give the proper syntax, if you not give any proper syntax then it will give error. Okay, ma'am. So twice we have to give 4. Yes, or either you give this, either you give this. Here nothing we have given, loop will be continuously printed. Here we have initialized and we have incremented, but condition is not there. So loop where condition is not getting false, that loop is known as infinite loop, because false नहीं होगा condition तो it will continuously, loop का definition क्या होता है, it will print repeatedly until the condition becomes false. हमने condition ही नहीं दिया तो it will not become false and it will not print. See, our syntax is proper. We are not giving any data, but syntax is proper. What is the syntax for loop? For bracket. This is a syntax. Only we are not giving any data here. Clear? Yes, ma'am. So उसके बाद methods क्या होते हैं, block of statements which perform specific task, ठीक है। देन हम लोग मेथड का प्रोसेस क्या होता है, फर्स्ट वी डिक्लेयर अ मेथड एंड वी कॉल अ मेथड। सिंपली हम क्या करते हैं, क्लास बनाते हैं, इनसाइड क्लास वी डिक्लेयर अ मेथड एंड थ्रू दैट क्लास ऑब्जेक्ट वी कॉल दैट मेथड। और मेथड को हम लोग पैरामीटर्स के भी थ्रू भी कॉल कर सकते हैं, पैरामीटराइज मेथड भी बना सकते हैं, विदाउट पैरामीटर मेथड भी बना सकते हैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट मेथड, ये हम लोग हमेशा ही पढ़ते हैं, तो इसको मुझे और डिटेल में एक्सप्लेन करने की आई डोंट थिंक नीड है, क्योंकि थ्रू आउट द सेशन हम लोगों ने क्लास ऑब्जेक्ट मेथड यही देखा है, सारे प्रोग्राम्स, क्लास बनाया है, इनसाइड क्लास मेथड बनाया है एंड उनके ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने मेथड्स को कॉल किया है, कुछ पैरामीटराइज मेथड बनाए, कुछ विदाउट पैरामीटर्स वाले मेथड बनाए हैं,
ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका आता है पैरामीटर कैसे पास करते हैं मेथड को। यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस पीपीटी, ठीक है। रेफरेंस के थ्रू कैसे पास करते हैं। देन आपका आता है मेथड ओवरलोडिंग। ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग। देयर आर दो प्रोसेस है, एक मेथड ओवरलोडिंग और एक होता है मेथड ओवरराइडिंग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग, कौन बताएगा। इस पे क्वेश्चंस आते हैं। यस, what is method overloading and what is method overriding. Anyone remember? Ma'am, same name with different parameters is method overloading. Correct. What is method overriding? Overriding, I don't know, ma'am. Yes, anyone else? See, what is method overloading? The method having same name but different parameters are known as the process is known as method overloading. Method overriding में क्या होता है, same name same parameter but implementation in different class. याद आया कुछ। मेथड ओवरलोडिंग इज व्हाट, Yes, सेम क्लास, हाँ सेम cascade क्लास thing. में, करेक्ट, सेम क्लास में सेम मेथड है बट डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स है। तो हम लोग मेथड को किसी क्लास के मेथड को किसके थ्रू कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू। फॉर एग्जांपल ऐड मेथड है, देयर आर 3 ऐड मेथड इन एडिशन क्लास। एक में कोई आर्गुमेंट नहीं है, सेकंड में देयर आर 2 आर्गुमेंट, थर्ड में देयर आर 3 आर्गुमेंट। तो जब हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते हैं, ठीक है, व्हेन वी कॉल थ्रू इट्स ऑब्जेक्ट, यहाँ पे देखो मल डिस्प्ले है, यहाँ पे दो पैरामीटर है, देन 3 पैरामीटर्स है, देन 4 पैरामीटर्स है। एंड आई कॉल दिस मेथड थ्रू ऑब्जेक्ट। तो जब मैं ऑब्जेक्ट, ये जो पैरामीटर्स होते हैं मेथड के, इनकी वैल्यूज हम कब पास करते हैं, जब हम लोग इसको कॉल करते हैं मेथड को थ्रू ऑब्जेक्ट। तो जब मैं 2 वैल्यूज पास करूंगी तो कौन सा मेथड कॉल होगा, दिस मेथड विल गेट कॉल। If I pass 3 values with method, this method will call. If I pass 4 values with method, this method will call. So same method name but different argument. This process is called method overloading. ठीक है, जो मेथड आप कॉल करोगे उसके अकॉर्डिंग मेथड्स ओवरलोड होते जाएंगे। ठीक है, सिंपल, दिस इज एन सिंपल एग्जांपल। मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, फर्स्ट टाइम में 2 आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, और यहाँ पे देखो कॉल करते टाइम अगर मैं 2 आर्ग्यूमेंट दे रही हूँ तो बोला मेथड कॉलर 3 आर्ग्यूमेंट दे रही हूँ, तो 3 आर्ग्यूमेंट वाला मेथड कॉलर है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आ रही है। मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है, सेम मेथड नेम, ठीक है, विद सेम आर्ग्यूमेंट बट इसका आप ये बोल सकते हो कि इम्प्लीमेंटेशन इन डिफरेंट क्लास। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस का फॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं ये। एब्स्ट्रैक्ट मेथड जैसे आप बोल सकते हो इनहेरिटेंस यहाँ पे यूज किया, ठीक है। इनहेरिटेंस में आपका क्लास ए है, उसमें आपने एक मेथड बनाया विथ नो डेफिनेशन। एब्स्ट्रैक्ट मेथड कौन से होते हैं, द मेथड हैविंग नो डेफिनेशन, ठीक है। उसको आप सेम मेथड नेम आप डिफरेंट क्लास में, मतलब सब एक क्लास है, यहाँ पे मैं एग्जांपल ही आपको ये वाला एग्जांपल से ही एक्सप्लेन करती हूँ। मेथड ओवरलोडिंग का डेफिनेशन, सेम मेथड नेम डिफरेंट पैरामीटर इन द सेम क्लास, ठीक है। मेथड ओवरराइडिंग, सेम मेथड नेम सेम पैरामीटर बट इन डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन इन डिफरेंट क्लास। वो कैसे होता है, आई कैन एक्सप्लेन यू नाउ, आई विल एक्सप्लेन यू नाउ। ये है आपका मेथड ओवरराइडिंग। यहाँ पे मैंने क्या किया है, देयर इज क्लास कॉल्ड एनिमल, ठीक है। एनिमल क्लास के अंदर देयर इज अ मेथड कॉल्ड ईट, ठीक है। इस मेथड में, और आप इसको वर्चुअल कीवर्ड यूज करते हो, ठीक है। जब हम लोग मेथड ओवरराइडिंग करते हैं तो जो मेथड, क्योंकि मैंने आपको बोला सेम मेथड नेम विद सेम आर्ग्यूमेंट बट इम्प्लीमेंटेशन इन डिफरेंट क्लास, तो इस मेथड को मैं, या रीडेफिनेशन इन डिफरेंट क्लास, तो इस मेथड को मैं रीडिफाइन करूंगी इसके चाइल्ड क्लास में। तो जब मैं रीडिफाइन, जो मेथड को रीडिफाइन करना होता है उसको हम लोग एज अ वर्चुअल कीवर्ड डिक्लेयर करते हैं,
और जो या ओवरराइड आप बोल सकते हो, जिसको ओवरराइड करना होता है, जहाँ पे ओवरराइड करना होता है वहाँ पे हम लोग सेम मेथड नेम को ओवरराइड कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करते हैं। तो देयर इज अ मेन क्लास दैट इज एनिमल, उसके अंदर एक मेथड है ईट, उसमें मैंने डेफिनेशन क्या दिया है कि ये मेथड क्या प्रिंट करेगा, ईटिंग, इतना ही प्रिंट करेगा। उसके बाद मैंने एक डॉग क्लास बनाई जिसको मैंने एनिमल से इनहेरिट किया। इनहेरिटेंस कैसे यूज करते हैं, क्लास न्यू क्लास नेम कोलन ओल्ड क्लास नेम, तो मैंने डॉग को एनिमल से इनहेरिट किया। अब सेम मेथड यहाँ पर है, बट मैं इस मेथड को ओवरराइड कर रही हूँ। पहले यहाँ पे डेफिनेशन क्या दिया था, ईटिंग, बट यहाँ पे मैं उसको रीडिफाइन कर रही हूँ और न्यू डेफिनेशन दे रही हूँ दैट इज ईटिंग ब्रेड। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, डॉग क्लास का। तो डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने जब मैं ईट मेथड को कॉल करती हूँ तो यहाँ पे जनरली क्या होता है, डिप्लीकेशन होता है कि कौन सा मेथड कॉल करना है, क्योंकि जब डॉग क्लास एनिमल से इनहेरिट है तो ये मेथड इसमें भी है। ठीक है, बट जब हम लोग ओवरराइडिंग परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पे ओवरराइड कीवर्ड यूज किया है, तो जहाँ पे जिस मेथड में ओवरराइड कीवर्ड यूज किया है वही मेथड कॉल होता है रन टाइम पे, दैट इज यहाँ पे मुझे क्या आउटपुट देगा, ईटिंग ब्रेड। तो सेम मेथड नेम था, सेम आर्ग्यूमेंट थे, यहाँ पे भी देखो नाम भी सेम है, सिर्फ यहाँ पे मुझे जिसको ओवरराइड करना था उसको मैंने वर्चुअल कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किया। ठीक है, आप एक्सेस स्पेसिफायर कुछ भी दो, दैट डजेंट मैटर, मेथड नेम विल बी सेम, आर्गुमेंट विल बी सेम। तो यहाँ पे वॉइड टाइप का है, मतलब कोई कोई और यहाँ पे कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करे से वॉइड दिया है। मेथड का नाम ईट है, यहाँ पे भी ईट है, नो आर्ग्यूमेंट नो आर्ग्यूमेंट, तो सेम मेथड है, सेम आर्ग्यूमेंट है, बट इम्प्लीमेंटेशन इन डिफरेंट क्लास। यहाँ पे इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, यहाँ पे उसमें डेफिनेशन में सिर्फ ईटिंग दिया हुआ था, यहाँ पे ईटिंग ब्रेड दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे वर्चुअल और ओवरराइड कीवर्ड का यूज होता है। ठीक है, क्लियर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग। ओवरराइड कीवर्ड के साथ हम लोग वो मेथड को डिक्लेयर करते हैं और ये क्या करता है, रीडिफाइन करता है प्रीवियस क्लास के मेथड को न्यू क्लास में। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग। एनी डाउट इन दिस? तो इफ एनीबडी आस्क डेफिनेशन, तो मेथड ओवरलोडिंग का डेफिनेशन क्या रहेगा, सेम मेथड नेम with different argument in the same class. ठीक है, method overriding is same method name, same argument, but implementation in different class. Clear, any doubt in this? Any doubt in this method overriding में? No, ma'am, it's clear now. What about others, Imanshu, Ishita, Piyush? No, ma'am, no doubt. क्लियर है? ठीक है, तो मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो सो जस्ट कीप दिस डेफिनेशन इन माइंड। एज आपका एमसीक्यू पैटर्न है तो उसमें डेफिनेशन रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे। नाउ वेरिएबल आर्ग्यूमेंट भी हम पास कर सकते हैं पैरामीटर में, तो ये मैंने एग्जांपल आप लोगों को दिए हुए थे। नाउ एरेज क्या होते हैं, एज हम लोग अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस डेटा एलिमेंट स्टोर्ड इन अ सक्सेसिव मेमोरी लोकेशन। लोअर बाउंड इसका स्टार्ट होता है 0 से, लोअर बाउंड इंडेक्स। ठीक है, बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, एंड एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग उसका मेमोरी में लोकेशन होता है। फर्स्ट वैल्यू आपके कौन से इंडेक्स पे होगी, 0th पोजीशन पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल एरे का साइज 5 है तो 0 से स्टार्ट होगा। इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग एरे का साइज 4 है, 0 से स्टार्ट होगा 3 तक जाएगा, और फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट वैल्यू कहाँ पे असाइन होगी, 0th इंडेक्स पे, सेकेंड वैल्यू फर्स्ट इंडेक्स पे, एंड सो ऑन। क्लियर? देन टाइप्स ऑफ एरेस हम लोगों ने देखे हुए हैं ऑलरेडी, कितने टाइप्स के एरेस रहते हैं, सिंगल डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल, यहाँ पे जैक्ड एरे भी है। ठीक है, जैक्ड एरे क्या होता है, एरे इनसाइड एरे, एक एरे के अंदर मल्टीपल सेकेंड एरे, दैट इज कॉल्ड जैक्ड एरे। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल एरेस, वन डायमेंशनल में सिंगल ही सबस्क्रिप्ट होता है, जैसे ये वाला जो एग्जाम्पल था ये वन डायमेंशनल एरे का है। टू डायमेंशनल में दो सबस्क्रिप्ट होते हैं, वन इज फॉर रो, सेकेंड इज फॉर कॉलम। ठीक है, देन उसके बाद आपका ये एग्जाम्पल में हम लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं, एरे की वैल्यू कैसे इनिशियलाइज करते हैं, हम लोग एक एक इंडेक्स पे भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, या कंप्लीट वैल्यूज हम लोग करली ब्रेसेस यूज करके सारी की सारी वैल्यूज इनिशियलाइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, एरे का साइज डिक्लेरेशन कैसे होता है, डेटा टाइप हमें देना होता है, साइज ब्लैंक रखना है, देन एरे का नेम,
और उसके बाद आप जितनी वैल्यूज डालोगे, जैसे यहाँ पे मैंने 4 वैल्यूज इनिशियलाइज की, तो एरे का साइज इट विल बिकम 4। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आप इनिशियलाइज कर सकते हो, या फिर एक एक इंडेक्स वाइज भी, जैसे 0th इंडेक्स पे 10 डाला, फर्स्ट इंडेक्स पे 20 डाला, तो इंडेक्स वाइज भी आप वैल्यूज असाइन कर सकते हो, जैसे इसमें किया गया है। क्लियर? देन उसके बाद आपका आता है एरे को सॉर्ट कैसे करते हैं। तो देर इज द मेथड कॉल्ड सॉर्ट मेथड, इनबिल्ट मेथड है। ठीक है, उसको डायरेक्टली हम कॉल करके सॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, एरे मैंने कार्ड्स बनाया, उसमें 4 आइटम्स दिए, उसको मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो मैंने एरे डॉट सॉर्ट मेथड को कॉल किया। कौन किसको सॉर्ट करना है? कार्ड्स एरे को, तो ब्रैकेट में मैंने कार्ड्स एरे एज आर्गुमेंट पास किया है। ठीक है, तो ये सॉर्ट होने के बाद जब मुझे एक एक वैल्यू प्रिंट करानी, तो मैंने फॉर लूप से एक एक एलिमेंट कार्ड्स का आई में एक्सेस करा और उसको प्रिंट कराया। क्लियर? तो आप डायरेक्टली एरे के जो इनबिल्ट फंक्शन है उसको भी कॉल करके यूज कर सकते हो। देर इज एरे क्लास अवेलेबल। ठीक है, देर आर इनबिल्ट मेथड्स अवेलेबल, जिसमें से एक मेथड होता है सॉर्ट, उसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो आपके प्रोग्राम में। देन लिंक सिस्टम डॉट लिंक नेम स्पेस। जो सिस्टम डॉट लिंक नेम स्पेस, जैसे आप आपका एप्लीकेशन स्टार्ट करते हो, सी शार्प एप्लीकेशन स्टार्ट करते हो, तो कुछ स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली आपकी लिख के आती है, जैसे यूजिंग सिस्टम, तो सिस्टम की सारी फाइल्स हम लोग यूज कर रहे हैं। यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शन जितने भी, देन सिस्टम डॉट लिंक, इसमें मैथमेटिकल जो फंक्शंस है, जैसे मिन मैक्स सम, ये वाले फंक्शंस का डेफिनेशन दिया हुआ है, ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट होती है आपके प्रोग्राम में। जैसे आप कंसोल एप्लीकेशन स्टार्ट करते हो, तो आप डायरेक्टली ये वाले फंक्शन को कॉल कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे मैक्स फंक्शन को कॉल किया है, तो इसमें जो भी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी इस पर्टिकुलर एरे में, ये एरे का नाम क्या था? माई नंबर्स। तो माई नंबर्स डॉट मैक्स फंक्शन को कॉल किया, तो जो भी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी 9, तो 9 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। मिन फंक्शन कॉल किया, तो मिनिमम वैल्यू इस एरे में कौन सी है? 1, 1 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। सम कॉल किया, तो ये सारे इसका सम 23 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस यहाँ पे अवेलेबल है, जिसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। 3 टाइप, सिंगल डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल, जैक्ड एरे। सिंगल डायमेंशनल में एक ही सबस्क्रिप्ट होता है, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। मल्टी डायमेंशनल में हम लोग, ये वाला यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, रोज एंड कॉलम्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे होगा। जैसे 3x3 का एरे है, इसमें मैं आपको मेमोरी एलोकेशन बता देती हूँ कैसे होता है 2 डायमेंशनल का। मैंने ऑलरेडी जब पढ़ाया था तभी भी बताया था 2 डायमेंशनल एरे का मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है, एक और बार बता देती हूँ आपको। जैसे 1 डायमेंशनल एरे है, ठीक है, तो यहाँ पे मेमोरी एलोकेशन कैसे होगा? सपोज ए ऑफ 5 है आपका, एरे का साइज ए ऑफ 4 है, सॉरी। ठीक है, तो मेमोरी एलोकेशन कैसे होगा? 0, 1, 2, 3। दिस इज अ मेमोरी एलोकेशन ऑफ सिंगल डायमेंशनल एरे। जो भी फर्स्ट एलिमेंट रहेगा, सपोज 10 है तो 0th पोजीशन पे आएगा, सेकेंड 20 फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, देन 30, एंड जो भी वैल्यूज रहेगी आपकी इसके अकॉर्डिंग मेमोरी एलोकेशन होगा। ठीक है, 2 डायमेंशनल एरे का मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है? 3x3 का एरे है। ठीक है, तो 3x3 का एरे है, तो ये मेमोरी एलोकेशन है 3 रोज 3 कॉलम्स। ये 3 कॉलम्स रहेंगे, 3 रोज रहेंगे। ठीक है, तो ये है आपका आई ऑफ 0। अगर 3 का साइज है तो 0 से स्टार्ट होगा और 2 तक जाएगा। आई ऑफ 1, और दिस इज आई ऑफ 2। ठीक है, दिस इज फॉर रो। देन कॉलम का यहाँ पे रहेगा जे ऑफ 0, दिस इज जे ऑफ 1, और दिस इज जे ऑफ 2। दिस इज एन 3x3 एरे। ठीक है, मेमोरी एलोकेशन ऑफ 3x3। अब मैं आपको सॉरी 3x3। अब मैं आपको एक पूछूंगी, अगर मैं बोलती हूँ एरे का नाम क्या है यहाँ पे? एर। ठीक है, एर 0,1 पोजीशन पे मुझे 10 देना है। ठीक है, 0,1 पोजीशन पे मुझे क्या वैल्यू देनी है? 10। तो कहाँ पे आएगी मेमोरी में? ठीक है,
तो आपको 0,1, 0 इज फॉर रो, तो ये 0, ठीक है, 1 इज फॉर जे, ये मतलब इस पोजीशन पे आपको ये वैल्यू देनी है 10, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो 1,2, तो 1 आई का 1 मतलब ये, ठीक है, 2 जे का 2 मतलब ये, तो इस पोजीशन पे वैल्यू आएगी दैट इज 20, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने दिया है 2,0, तो आई का 2 ये, 0 ये है, ठीक है, तो इस पोजीशन पे कौन सी वैल्यू आएगी 30। तो हम लोगों ने 3x3 साइज का एरे बनाया है, 2 डायमेंशनल एरे बनाया और 3 ही पोजीशन पे वैल्यू असाइन की, तो बाय डिफॉल्ट बाकी जो रिमेनिंग पोजीशन है वहां पे क्या आएगा 0, ठीक है। और जब आप इसको प्रिंट कराओगे तो यू विल सी, यहाँ पे देखो 0 10 0, 0 0 20 और 30 0 0। सो दिस इज एन मेमोरी एलोकेशन ऑफ 2 डायमेंशनल एरे, 3x3 का है। तो यहाँ पे 3x3 में सिर्फ 3 ही पोजीशन पे वैल्यू असाइन है, आप चाहो तो पूरी 6 पोजीशन पे वैल्यू असाइन कर सकते हो। जैसे मैंने बोला मुझे 1 पोजीशन पे डालना है 5, ठीक है, तो 1 पोजीशन कहाँ पे आएगी, दिस इज I1, दिस इज J1, तो ये पोजीशन पे क्या आएगा 5। अगर मैंने 1 2 पोजीशन बोला तो I1 J2 इस पोजीशन पे क्या आएगा, जो भी वैल्यू मैं डालती हूँ, तो आप डायरेक्टली वैल्यूज यहाँ पे असाइन कर सकते हो। दिस इज अ मेमोरी एलोकेशन ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे। नाउ जैक्ड एरे, जैक्ड एरे क्या होता है, जैक्ड एरे स्टोर इंस्टेड ऑफ, जैक्ड एरे इज एन एरे ऑफ एरे, ठीक है। इसमें क्या होगा, 2 स्क्वायर ब्रैकेट से इनिशियलाइज होगा, फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट साइज बताएगा कि एरे का साइज कितना है, और सेकंड बताएगा डायमेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एरे का साइज है 2 और डायमेंशन कितना है ये सेकंड ब्रैकेट आपको बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइज है 3 और 3 डायमेंशनल एरे, तो यहाँ पे 3 वैल्यूज है, तो अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे देखो ये न्यू इंट, ठीक है, इसमें आप लोगों ने जैसे आपको 0th पोजीशन पे है तो 0th पोजीशन पे ये वैल्यू प्रिंट होगी, देन सेकेंड इस पे जितने भी वैल्यूज है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो ये उस तरीके से आपका मेमोरी एलोकेशन होगा। तो एक एरे के इनसाइड सेकेंड एरे, फर्स्ट एरे में आपको सॉरी फर्स्ट जो भी आपका सबस्क्रिप्ट है उसमें साइज बताएगा, तो ये 2 का साइज है एरे का, और उसमें डायमेंशन कितने हैं वो सेकंड बताएगा, तो वो आप डायरेक्टली वैल्यू जो असाइन करोगे दैट विल बिकम इट्स डायमेंशन। अगर 4 वैल्यू दे रहे हो तो 4 रोज आएगी, 6 वैल्यूज दे रहे हो तो 6 कॉलम्स आएंगे अकॉर्डिंगली, ठीक है, 6 रोज आएंगे अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट अ जैक्ड एरे। देन एरे क्लास, जैसे मैंने आपको बताया कि इनबिल्ट एरे क्लास है, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज और मेथड्स है जो मैंने 1 बाय 1 आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू बताई थी। क्लियर क्या करेगा, एरे का पूरा वैल्यूज क्लियर कर देगा, ठीक है। देन एरे क्लास के बाद आपका स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग्स आर नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। कुछ इनबिल्ट फंक्शंस भी होते हैं स्ट्रिंग के जिसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ये भी मैंने विद एग्जांपल बताया था, कंपेयर दो स्ट्रिंग को कंपेयर कैसे करना है, ठीक है। देन आपका स्ट्रिंग कंटेन्स मेथड में आपके इनसाइड, जैसे दिस इज एक स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, दिस इज टेस्ट, तो स्ट्रिंग कंटेंट्स में वो चेक करेगा टेस्ट है क्या आपके स्ट्रिंग के अंदर, यस इट इज देयर, तो आपका ये प्रिंट होगा, नहीं है तो इट विल कम आउट ऑफ द लूप, ठीक है। गेटिंग सब्सक्रिप्ट, ये मैंने चारों आपको विद एग्जांपल बताया था। तो दिस वाज ऑल अबाउट यूनिट 2। तो यूनिट 2 में कौन कौन से टॉपिक्स थे, branching statements, decision making statement, two types of decision making statements are there, looping and branching। branching में 4 statements आती है, simple if else, nested if then else। looping में 4 types के loops आते हैं, for loop, while loop, do while loop, ठीक है, and for loop, देन फॉर ईच लूप, ठीक है। फॉर ईच लूप क्या करता है, ईच एंड एवरी एलिमेंट एक्सेस करता है कलेक्शन का, इट डजंट रिक्वायर एनी इंडेक्स, इंडेक्स पे वर्क नहीं करता है वो, जितना कलेक्शन पे वर्क करता है एलिमेंट्स पे वर्क करता है। देन एरेज क्या होता है, देन फंक्शंस क्या होते हैं, व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग, व्हाट इज मेथड ओवरराइडिंग, ऑल दिस थिंग। तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, होप आपको क्लियर है। एनी डाउट इन यूनिट 2? Yes, any doubt in unit 2? No, ma'am. ठीक है। अब यूनिट 3 के मैं जस्ट आपको रिकॉल करा रही हूँ क्योंकि मैंने यूनिट 3 और यूनिट 4
आई थिंक एरेज से मैंने सारे वीडियोस यूट्यूब पे डाले हुए हैं, जस्ट गो थ्रू इट। मैं सिर्फ रिकॉल करा रही हूँ कौन कौन से टॉपिक्स है, ठीक है। यूनिट 2 में है स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स क्या होता है? इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ एरे। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस डेटा एलिमेंट, स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ हेटेरोजेनियस डेटा एलिमेंट। एरे में एक ही टाइप के डेटा स्टोर होता है, ठीक है। जैसे इंटीजर टाइप का कोई भी एक एरे में एलिमेंट स्टोर कर सकते हो एक एरे में, या फिर कैर टाइप का, फ्लोट टाइप का। स्ट्रक्चर में आप डिफरेंट डेटा टाइप के एक ही स्ट्रक्चर में वेरिएबल स्टोर कर सकते हो, जैसे इंट एज, कैर, स्टूडेंट नेम, ठीक है। तो लाइक वाइज, ओके। एंड स्ट्रक्चर के बाद आता है एन्यूमरेशन। एन्यूमरेशन इज नथिंग बट अ सेट ऑफ कांस्टेंट वैल्यूज, ठीक है। जैसे मुझे पता है कि वीक डेज कहाँ से स्टार्ट होते हैं, संडे से, ठीक है। एन्यूमरेशन में हम एक ब्लॉक बनाते हैं जिसमें हम लोग कांस्टेंट फिक्स्ड वैल्यू दे देते हैं। जैसे मुझे वीक डे स्टार्ट करना है वेडनेसडे से, तो मैं वेडनेसडे को 0th इंडेक्स दे दूंगी, तो मेरा वीक डे वहाँ पे कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से। तो सेट ऑफ कांस्टेंट वैल्यू आप क्या करते हैं, एक कलेक्शन होता है वो, उसके अंदर सेट ऑफ कांस्टेंट वैल्यू फिक्स कर देते हो एंड उसके अकॉर्डिंग उसको यूज करते हो, ठीक है। दैट इज नथिंग बट अ एन्यूमरेशन। एन्यूमरेशन के बाद आपका आता है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे, व्हाट इज क्लास? क्लास इज नथिंग बट अ टेम्पलेट बोल सकते हो, ठीक है, विच टेल्स द बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास के अंदर हम लोग वेरिएबल्स मेथड डिक्लेयर करते हैं, ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट क्लास, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग क्लास के मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। जब आपने क्लास बनाया, उसके अंदर वेरिएबल डिक्लेयर किया, विच इज ऑफ कोई मेमोरी एलोकेशन नहीं होगा, ठीक है। इट इज जस्ट लाइक अ ब्लैंक टेम्पलेट। जैसे आप बिलिंग करते हो आपकी शॉप्स में, तो आप एक टेम्पलेट बना के रखते हो, बट वो टेम्पलेट कब यूज आएगा, जब आप उसमें डेटा बना के एंटर करो, डेटा एंटर करके उसको प्रिंट करोगे, ठीक है। तो सिमिलरली क्लास में भी क्या आता है, एक टेम्पलेट बना के रखा है, उसको हम यूज कब कर सकते हैं, जब हम उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स क्लास। क्लास इज नथिंग बट अ ब्लैंक टेम्पलेट, ठीक है, विच टेल्स द बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वो बताएगा कि ऑब्जेक्ट को क्या बिहेव करना है, कैसे बताएगा, उसके इनसाइड जो भी मेंबर्स होंगे ऑब्जेक्ट को, उसको कैसे कॉल करना है, दैट इट डिस्क्राइब बाय क्लास, ठीक है। क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ, जैसे क्लास के इनसाइड हम क्या करते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो आप बोल सकते हो क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड डेटा फंक्शंस, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। देन आपका आता है दिस रेफरेंस। क्या करता है, जैसे सी सी प्लस प्लस में पॉइंटर यूज करते थे, दिस रेफरेंस में करंट रेफरेंस देता है कोई भी वेरिएबल का। दिस डॉट आई डी, तो आई डी वेरिएबल में जो करंट वैल्यू रहेगी वो आपको रिटर्न करेगा, ठीक है। रीड ओनली मेंबर्स में हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी वेरिएबल को मैंने रीड ओनली डिक्लेयर किया, तो मैं उसको, अगर मैं चेंज भी कर रही हूँ तो मैं उसमें चेंजेस नहीं कर सकती, बिकॉज इट इज रीड ओनली। ये मैंने विद एग्जांपल आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, आप एक बार चेक कर सकते हो, जस्ट गो थ्रू दिस पीपीटी, ठीक है। इंडेक्सर्स में क्या होता है, इंडेक्सर्स इज इसको स्मार्ट एरे भी बोल सकते हो, दैट इनेबल्स एन इंस्टेंस ऑफ क्लास और स्ट्रक्चर टू बी इंडेक्स लाइक एन एरे। एक हम लोग गेट सेट प्रॉपर्टी से सेट कर देते हैं पर्टिकुलर इंडेक्स यूजिंग इंडेक्सेस, एंड उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करता है। ये भी मैंने आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी। देन कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर पे क्वेश्चंस आता है। कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड, ठीक है, विच इज यूज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट, ठीक है। कंस्ट्रक्टर एक मेथड होता है जो ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करने के काम आता है। जनरली हम क्या करते हैं, क्लास बनाते हैं, उसके अंदर मेंबर्स मेथड्स बनाते हैं, एंड उन मेथड को हम लोग को ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करना होता है, ठीक है। कब कॉल होता है, जब हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू उस मेथड को कॉल करते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, कंस्ट्रक्टर विल ऑटोमेटिकली कॉल, ठीक है। और उसके लिए मेमोरी इनिशियलाइज कर देगा, ठीक है। देर आर कुछ चीजें आपको याद रखनी है। कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप नहीं होता है, नॉट इवन वॉइड। कंस्ट्रक्टर नेम और क्लास नेम सेम होता है। एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, ठीक है। 5 टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर आर देयर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, जो जैसे आपने बनाया सी शार्प या वीबी डॉट नेट में, बाई डिफॉल्ट एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता ही है, जो ही आप ऑब्जेक्ट बनाते हो जिसमें कोई वैल्यू नहीं रहती है, लेकिन जैसे आप ऑब्जेक्ट बनाते हो इट इज कॉल्ड। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में वही कंस्ट्रक्टर को हम लोग कुछ पैरामीटर्स देते हैं, जैसे मेथड में पैरामीटर्स देते हैं,
कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट वैल्यूज दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करता है, दैट इज कॉल्ड कॉपी कंस्ट्रक्टर। प्राइवेट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर जो कि जिस ब्लॉक में आपने डिक्लेयर किया वहीं पे उसका यूज होता है, वहीं पे वो कॉल होता है। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को मुझे कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, इसको मुझे डायरेक्टली क्लास मेंबर्स के थ्रू कॉल करना होता है। दिस आर ऑल अबाउट कंस्ट्रक्टर्स। आप एक बार देख लेना। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, जैसे मेथड ओवरलोडिंग होता है वैसे ही कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी होता है, सेम कंस्ट्रक्टर नेम विद डिफरेंट पैरामीटर्स, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। डिस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट मेमोरी फॉर एन ऑब्जेक्ट। डिस्ट्रक्टर क्या करता है, उसी मेमोरी को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टर। अब इनहेरिटेंस एक टॉपिक था यहाँ पे। इनहेरिटेंस इज नथिंग बट अ रीयूजेबिलिटी ऑफ डेटा मेंबर्स एंड डेटा फंक्शन फ्रॉम ओल्ड क्लास टू न्यू क्लास, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। अगर मेरे पास एक क्लास है, फॉर एग्जाम्पल मुझे स्टूडेंट का रिजल्ट कैलकुलेट करना है, इसका एक सिंपल एग्जाम्पल दूंगी। मुझे स्टूडेंट का रिजल्ट कैलकुलेट करना है, मेरे पास एक क्लास है, ठीक है, इन दैट क्लास मैंने एक क्लास बनाया जिसमें मेरे पास स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन लाइक उसका नेम, उसका रोल नंबर, उसके मार्क्स। तो रिजल्ट कैलकुलेट करने के लिए मुझे ये इन्फॉर्मेशन नीडेड होगी। नेक्स्ट क्लास मैंने बनाया जिसमें मैं उसका परसेंटेज कैलकुलेट करूँ, तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए मुझे उसके मार्क्स, उसकी डिटेल्स की नीड होगी। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, आइदर मैं सारी चीज़ें फिर से डिक्लेयर करूँ सेकेंड क्लास में, और मैं क्या करूँगी, फर्स्ट क्लास से सेकेंड क्लास को इनहेरिट कर दूंगी। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, फर्स्ट क्लास को अगर आपने सेकेंड क्लास से इनहेरिट किया, दैट मीन्स आप फर्स्ट क्लास में जितने भी मेंबर्स है उनको आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, एक्सेस मिल जाता है आपको उनको यूज करने का, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। देन उसके बाद इनहेरिट करके आपको अगेन फिर से डिक्लेयर करने की नीड नहीं होगी। अब यहाँ पे 5 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस होते हैं। सिंगल, जिसमें एक बेस क्लास होती है, एक चाइल्ड क्लास होती है, मतलब एक क्लास है आपकी क्लास ए, उससे दूसरी क्लास इनहेरिट हो रही है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बी का बनेगा, क्योंकि ए के मेंबर्स में भी ए के मेंबर्स भी बी में आ जाते हैं, तो बी के ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं ए के मेंबर्स को भी कॉल करूंगी और बी के मेंबर्स को भी कॉल करूंगी। मल्टी लेवल में क्या होता है, एक बेस क्लास होती है और मल्टीपल चाइल्ड क्लास होती है। जैसे ए से बी इनहेरिट हुआ, देन बी से सी इनहेरिट हो रहा है, तो सी बी विल बिकम बेस एंड सी विल बिकम चाइल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, लास्ट वाली क्लास का। जैसे ए से बी इनहेरिट हुआ तो बी में ए के भी मेंबर्स है और बी के भी मेंबर्स है। देन सी से बी, ए और बी इनहेरिट हुआ तो सी में ए के भी मेंबर्स है, बी के भी मेंबर्स है, सी के भी मेंबर्स है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, सी का बनेगा। देन एक होता है हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। इसमें क्या होगा, एक पेरेंट क्लास रहेगी जिससे मल्टीपल क्लास इनहेरिट हो रही है, ठीक है। तो ट्री व्यू में तो यहाँ पे ए में, यहाँ पे बी का भी ऑब्जेक्ट बनेगा, सी का भी ऑब्जेक्ट बनेगा, डी का भी ऑब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि बी में ए का मेंबर है, सी में ए का मेंबर है, डी में ए का मेंबर है। तो यह जब मुझे बी के थ्रू ए के मेंबर को कॉल करना है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में बी का बनाऊंगी, बी के मेंबर्स को और ए के मेंबर्स को कॉल करूंगी। अब आता है मल्टीपल और हाइब्रिड। मल्टीपल और हाइब्रिड इनहेरिटेंस यहाँ पे वर्क नहीं करते हैं, ठीक है। इनकी जगह पे न्यू कंसेप्ट डेवलप्ड हुआ है यहाँ पे, इंटरफेस। इंटरफेस में क्या होता है, आप यहाँ पे क्यों सपोर्ट नहीं करते, बिकॉज दो बेस क्लास है एक चाइल्ड क्लास है, तो यहाँ पे डुप्लीकेसी होगी। तो इंटरफेस में हम क्या करते हैं, दो इंटरफेस बनाते हैं, उससे एक चाइल्ड क्लास बनाते हैं, तो देयर इज अ न्यू कंसेप्ट कॉल्ड इंटरफेस। इंटरफेस में हम क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स बनाते हैं जिसको कोई डेफिनेशन नहीं देते हैं, और चाइल्ड क्लास जहाँ पे वो डिक्लेयर हो वहाँ पे हम लोग डेफिनेशन देते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने ओवरराइडिंग की बात की थी, ठीक है। सिमिलर वे में इंटरफेस वर्क करता है, ठीक है। एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, इंटरनल, ये मैंने आप लोगों को उस दिन भी बताया था। पब्लिक का क्या यूज होता है, अगर कोई वेरिएबल को आपने एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक दिया या क्लास को या मेंबर्स को, तो थ्रू आउट द प्रोग्राम आप उसको यूज कर सकते हो। प्रोटेक्टेड दिया तो उस पर्टिकुलर क्लास में या जो उससे इनहेरिट हुई उसमें। इंटरनल दिया तो उस पर्टिकुलर क्लास में, करंट क्लास में जहाँ पे वो अवेलेबल है। प्रोटेक्टेड इंटरनल मतलब जहाँ पे वो अवेलेबल है प्लस उससे इनहेरिटेड क्लास। प्राइवेट मतलब उस पर्टिकुलर ब्लॉक जहाँ पे वो डिक्लेयर हुआ है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास मेथड, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और मेथड वो होते हैं जिसमें मेथड्स जो होते हैं विच इज हैविंग नो बॉडी, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को एक वो ओवरराइडिंग में एक एग्जांपल दिया था कि आप एक मेथड, यहाँ पे देखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उसमें एक मेथड है ड्रॉ, कोई डेफिनेशन नहीं है, उसको फिर आप ओवरराइड कर रहे हो उसके इनहेरिटेड क्लास में,
ठीक है, उसको रीडिफाइन कर रहे हो। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास और मेथड क्या होता है, जिसमें सिर्फ डिक्लेरेशन होता है, डेफिनेशन नहीं होता है, उसको डिफाइन आप उसके चाइल्ड क्लास में करते हो। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट थर्ड यूनिट। सील्ड क्लास और सील्ड मेथड क्या होता है, अगर आपने किसी मेथड और क्लास को सील्ड डिक्लेयर किया तो आप उसको उस पर्टिकुलर क्लास में ही यूज कर सकते हो, उसके बाहर यूज नहीं कर सकते। इसका भी एग्जांपल मैंने दिया था, देखो कैसे एरर आ रहा है जब मैं सील्ड क्लास के मेथड को कॉल कर, क्योंकि दिस क्लास इज सील्ड, उसको मैं कॉल कर रही हूँ उसके मेथड को, तो मैं आई कैंट कॉल बिकॉज इट इज सील्ड। ठीक है, तो ये मैंने विद एग्जांपल आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था। एक इम्पोर्टेंट लास्ट टॉपिक बचता है पॉलीमॉर्फिज्म और आपका पॉलीमॉर्फिज्म। बेसिकली क्या होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म मींस मेनी फॉर्म्स, एक ही मेथड के मेनी फॉर्म्स। इसका सिंपल एग्जांपल दूंगी, एक शेप टाइप का, एक शेप नाम का मेथड है, उस शेप मेथड से मैं मल्टीपल शेप ड्रॉ कर सकती हूँ, लाइक सर्कल ड्रॉ कर सकती हूँ, स्क्वायर ड्रॉ कर सकती हूँ, लेकिन मेथड का नेम तो सेम है। ठीक है, बट हम लोग मल्टीपल उसका इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। दो टाइप का होता है, एक होता है कंपाइल टाइम, एक होता है रन टाइम। तो जो हम लोगों ने मेथड ओवरलोडिंग या ऑपरेटर ओवरलोडिंग देखा है, दैट इज कॉल्ड कंपाइल टाइम। और रन टाइम पे जो हम लोगों ने इंटरफेस देखा है या ओवरराइडिंग देखा, दैट इज कॉल्ड रन टाइम। अब ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज नथिंग बट हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑपरेटर ओवरलोड करें मीन्स वी आर गिविंग स्पेशल मीनिंग टू द ऑपरेटर विदाउट चेंजिंग इट्स ओन मीनिंग। ऑपरेटर का क्या काम होता है, जैसे प्लस ऑपरेटर का क्या काम होता है, एडिशन करना। तो हम उसका ओरिजिनल मीनिंग को चेंज ना करते, हम उसको न्यू मीनिंग देते हैं, दो ऑब्जेक्ट को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, कभी भी दो ऑब्जेक्ट ऐड नहीं होते, लेकिन ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू हम लोग उसको यूज कर सकते, अचीव कर सकते हैं। तो वी आर गिविंग स्पेशल मीनिंग टू द ऑपरेटर्स विदाउट चेंजिंग इट्स ओन मीनिंग, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, तो ये हम लोगों ने रन टाइम का पॉलीमॉर्फिज्म का दोनों का एग्जांपल दिया हुआ है इसमें। देन लास्ट यूनिट में सिंपली हम लोगों ने, दैट इज यूनिट 4, यहाँ पे हम लोगों ने इंटरफेस देखा, जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था इंटरफेस का। यहाँ पे दो इंटरफेस बने हैं जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, देन चाइल्ड क्लास दैट इज सी क्लास इनहेरिट हुई है, एंड इन दोनों मेथड का डेफिनेशन हम यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरराइड जो आपका डुप्लीकेसी है वो भी नहीं हो रहा है, सिंपली हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर कर रहे हैं और उसको रीडिफाइन कर रहे हैं उसके चाइल्ड क्लास में, दैट इज इन एग्जांपल ऑफ इंटरफेस। हाइब्रिड is a combination of multi-level and multiple। तो अगेन इसको इंटरफेस के थ्रू ही हम लोग अचीव कर सकते हैं। एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि वी आर गिविंग न्यू मीनिंग टू द ऑपरेटर्स विदाउट चेंजिंग इट्स ओन मीनिंग। तो हम लोग यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट को ऐड कर रहे हैं, मतलब हम लोग स्पेशल मीनिंग दे रहे हैं, इसके भी मैंने एग्जाम्पल दिए हुए थे आपको। एंड लास्ट टॉपिक था आपका मैनेजिंग एरर्स एंड एक्सेप्शंस। कितने टाइप्स के एरर्स होते हैं, कंपाइल टाइम एरर, रन टाइम एरर। कंपाइल टाइम एरर में कौन कौन से एरर्स आते हैं, सिंटैक्स एरर, अगर आपने कुछ भी प्रॉपर सिंटैक्स नहीं लिखा। सिमेट्रिक एरर क्या होते हैं, वार्निंग्स होते हैं, अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया बट उसको यूज नहीं किया, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक एरर। रन टाइम एरर कौन से होते हैं, दो टाइप के होते हैं, लिंकिंग और लॉजिकल। अगर आपने कोई मेथड को डिक्लेयर ही नहीं किया और आप उसको यूज कर रहे हो, तो उसको लिंक ही नहीं मिल रहा है उस मेथड का, दैट इज कॉल्ड लिंकिंग एरर। लॉजिकल एरर कौन से होते हैं, आप लोग रॉन्ग लॉजिक अप्लाई कर, जैसे जीरो से डिवाइड करना चाह रहे हो किसी वैल्यू को जो कि डिवाइड नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल एरर। एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शंस आर दोस एरर व्हिच कैन नॉट बी सॉल्व्ड बट हैंडल होते हैं यूजिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोसेस, जिसमें हम लोगों ने ट्राई कैच ब्लॉक देखा था। फाइन ट्राई ब्लॉक में हम लोग वो कोड लिखते हैं जहाँ पे एरर एक्सेप्शन हमें डाउट है कि एक्सेप्शन होकर हो सकता है। कैच ब्लॉक में एक्सेप्शन कैच होता है। देयर इज वन मोर ब्लॉक दैट इज फाइनली। फाइनली ब्लॉक में हम वो स्टेटमेंट देते हैं विच इज कंपल्सरीली गेट एग्जीक्यूटेड, जो कंपल्सरीली एग्जीक्यूट होती है। अगर आपका एरर जनरेट होता है प्रोग्राम में, तो क्या होता है, एरर जनरेट होता है तो आप सीधा बाहर आ जाते हो प्रोग्राम से, विदाउट कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती है। बट आपने कोई फाइनली ब्लॉक में कोई स्टेटमेंट लिखा है, तो एरर जनरेट होने के बावजूद आपका फाइनली ब्लॉक का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, देन इट विल कम आउट ऑफ द लूप। थ्रो इज यूज टू थ्रो एन एक्सेप्शन। ठीक है, आप खुद का एक्सेप्शन भी थ्रो कर सकते हो। दो टाइप के एक्सेप्शन होते हैं, सिस्टम एक्सेप्शन और आपके एप्लीकेशन एक्सेप्शन। सिस्टम एक्सेप्शन जो इनबिल्ट एक्सेप्शन अवेलेबल है आपके सी शार्प लाइब्रेरी में, आप डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हो उन मेथड को।
एप्लीकेशन एक्सेप्शन मतलब जो यूजर ने एक्सेप्शन बनाए हैं और थ्रो किए, ठीक है। तो ये सब हम लोगों ने क्लासेस देखी थी, जस्ट गो थ्रू इट। So this was all about revision session, ठीक है। कुछ भी जस्ट गो थ्रू इट, वीडियोस आपके पास है, थर्ड फोर्थ यूनिट के सारे वीडियोस है, यूनिट 2 के भी कुछ टॉपिक्स के वीडियोस है, ठीक है। मैंने डिटेल में यूनिट 1 और 2 का इसलिए लिया क्योंकि हम लोग उसके वीडियोस नहीं थे आपके पास। जस्ट गो थ्रू द वीडियोस, स्टडी अच्छे से करो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। कुछ भी डाउट होता है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। तो टुडेज टॉपिक आर क्लियर? एनी डाउट इन टुडेज टॉपिक्स? No, ma'am. ठीक है, जस्ट गो थ्रू ऑल द वीडियोस। यूनिट 3 4 और 2 के मैक्सिमम टॉपिक्स की वीडियोस है, ओनली वन फर्स्ट यूनिट के वीडियोस नहीं है आप लोगों के पास, इसीलिए मैंने कल डिटेल में फर्स्ट यूनिट का आपका रिवीजन लिया। स्टिल आपको कुछ भी डाउट रहता है तो यू कैन आस्क मी। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।